नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की सबसे हैरान करने वाली और पूरी तरह से अनसुलझी एविएशन मिस्ट्री की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसी अविश्वसनीय घटना जिसकी शुरुआत 24 नवंबर 1971 को हुई थी, यानी थैंक्सगिविंग ईव के दिन। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से जांच एजेंसियों के पसीने छुड़ा रखे हैं और यकीन मानिए, आज भी ये कहानी लोगों को उतना ही अचंभित करती है। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। इस बेहद दुस्साहसिक और जटिल अपराध की शुरुआत बहुत ही मामूली तरीके से हुई। पोर्टलैंड एयरपोर्ट के काउंटर से एक वन वे टिकट खरीदा गया। ये टिकट नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 के लिए था, जो सियाटल जाने वाली थी। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस टिकट की कीमत थी महज $20। जिस व्यक्ति ने वो टिकट खरीदा, उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। अब अगर आप उसे देखते तो वो बिल्कुल एक आम, शांत और सौम्य बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। उसने काले रंग का सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और सनग्लासेस पहने हुए थे। किसी को भी ये शक नहीं हुआ कि इस साधारण से दिखने वाले यात्री के दिमाग में विमानन इतिहास का सबसे खतरनाक प्लान चल रहा है। लेकिन प्लेन के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये शांति पूरी तरह टूट गई। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट पकड़ाया, जिसमें लिखा था कि उसके पास एक बम है। जरा सोचिए उस पल को। जब अटेंडेंट स्थिति को समझने के लिए उसके पास आके बैठी, तो उसमें बहुत ही शांत लेकिन डरावने तरीके से अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोलकर दिखाया। अंदर तार और लाल रंग के सिलेंडर साफ दिखाई दे रहे थे। अब इस पूरी घटना के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि कूपर ने कितनी शांति और सिस्टमैटिक तरीके से अपनी मांगे रखीं। कोई चीख पुकार नहीं, कोई घबराहट नहीं। उसने कहा कि उसे $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सियाटल एयरपोर्ट पर तैयार एक फ्यूल ट्रक चाहिए। उधर कॉकपिट में पायलट्स तेजी से FBI और अधिकारियों को अलर्ट करने में जुट गए और वो अपनी सीट पर बिल्कुल आराम से बैठा रहा। इस टाइमलाइन को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। पोर्टलैंड से निकलने के बाद ये प्लेन लगभग 2 घंटे तक सियाटल के ऊपर बस चक्कर लगाता रहा। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि FBI को पैराशूट और रैंसम मनी का इंतजाम करने का पूरा समय मिल सके। आखिरकार सारी व्यवस्था होने के बाद शाम करीब 5:45 पर विमान सियाटल में सुरक्षित उतर गया। सियाटल में लैंडिंग के बाद कूपर ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड कदम उठाया। उसने पैसे और पैराशूट मिलने के बदले में विमान में सवार सभी 36 यात्रियों को सुरक्षित बाहर जाने दिया। लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से क्रू मेंबर्स को अपने साथ प्लेन के अंदर ही रखा। ये साफ था कि पिक्चर अभी बाकी थी और उसकी योजना का अगला चरण शुरू होने वाला था। इसके बाद उसने पायलट्स को मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसकी शर्तें देखिए। उसने कहा कि प्लेन को सिर्फ 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाना है, स्पीड को बेहद धीमा रखना है और लैंडिंग गियर्स को पार्शली ओपन रखना है। ये कोई आम मांगे नहीं थी। ये साफ दिखाता है कि उसे एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की कितनी गहरी और तकनीकी जानकारी थी। और फिर आता है इस पूरे घटनाक्रम का सबसे क्लाइमैक्स वाला पल। रात के करीब 8 बजे कूपर विमान के पिछले हिस्से में गया। उसने फिरौती की वो भारी भरकम रकम अपने शरीर से बांधी, पैराशूट पहना और लगभग 8:13 पर बोइंग 727 की पिछली सीढ़ी को बीच हवा में ही खोल दिया। जरा इमेजिन कीजिए, बाहर घुप अंधेरा है, जमा देने वाली ठंडी बारिश हो रही है और नीचे सिर्फ ऊंचे पहाड़ और घने जंगल हैं। लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस प्लेन से छलांग लगा दी। कॉकपिट में मौजूद क्रू को बस अचानक कैबिन के दबाव में हुए बदलाव से ये एहसास हुआ कि कूपर अब जा चुका है। और यहीं से ये कहानी एक हाईजैक थ्रिलर से एक फोरेंसिक पहेली में बदल जाती है। विमान तो बाद में सुरक्षित रूप से रीनो में लैंड हो गया, लेकिन उस आदमी का क्या हुआ? मिलिट्री और FBI के इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। वो हवा में कहाँ गायब हो गया? जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस खाली विमान की तलाशी ली, तो उन्हें बस कुछ मामूली सी चीजें मिली। कूपर की उतारी हुई काली टाई, एक टाई क्लिप और वो पैराशूट जो उसने इस्तेमाल नहीं किए थे। बस इन्हीं चंद सुरागों ने दशकों तक चलने वाली एक ऐतिहासिक जांच की शुरुआत की। तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि फोरेंसिक एनालिसिस ने इस रहस्य में सबसे बड़ा सुराग दिया। कूपर की छोड़ी गई उस टाई पर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स मिले,
इस बात ने बहुत मजबूती से इशारा किया कि वो कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि उसका संबंध एरोस्पेस, इंजीनियरिंग या किसी हेवी इंडस्ट्रियल फील्ड से रहा होगा। इस घटना के लगभग 9 साल बाद 10 फरवरी 1980 को इस मामले में एक जबरदस्त मोड़ आया। कोलंबिया नदी के किनारे ब्रायन इनग्राम नाम के एक 8 साल के बच्चे को कुछ सड़े गले नोट मिले। ये कुल $5,800 की रकम थी और इसके सीरियल नंबर कूपर को दी गई फिरौती के पैसों से बिल्कुल मैच करते थे। उस रात के बाद मिला ये पहला और एकमात्र ठोस सबूत था। लेकिन उस पैसे के मिलने के बाद भी पहेली सुलझी नहीं। सालों की जांच के दौरान FBI ने 800 से ज्यादा संदिग्धों की बेहद बारीकी से पड़ताल की। कईयों ने तो खुद के कूपर होने का दावा भी कर दिया, लेकिन आखिरकार किसी भी व्यक्ति को कंक्लूसिवली वो हाईजैकर साबित नहीं किया जा सका। आज भी एक्सपर्ट्स दो मुख्य सिद्धांतों में बटे हुए हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि बाहर के बेहद कठोर मौसम, तेज बारिश और घने जंगल के बीच जिंदा बचना पूरी तरह से असंभव था। वहीं दूसरा सिद्धांत तर्क देता है कि उसकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी और उसे विमानन का इतना गहरा ज्ञान था कि उसने यकीनन एक फ्लॉलेस तरीके से खुद को बचा लिया होगा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि मीडिया का एक छोटा सा भ्रम कैसे हमेशा के लिए इतिहास बन जाता है। जिस आदमी ने उस दिन विमान में कदम रखा था, उसके टिकट पर असली नाम डैन कूपर था, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टिंग के दौरान हुई एक गलती ने उसे DB कूपर बना दिया और आज पूरी दुनिया उसे इसी आइकॉनिक नाम से जानती है। आखिरकार हर जांच का एक अंत होता है। लगभग 45 सालों तक हर मुमकिन सुराग का पीछा करने के बाद 12 जुलाई 2016 को FBI ने ऑफिशियली इस केस को बंद कर दिया। इस फैसले ने DB कूपर को एक ऐसे फैंटम के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को चकमा दिया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। तो आखिर में बस यही एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वो उस छलांग के बाद जिंदा बचा या उस भयानक अंधेरे जंगल ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया? विमानन इतिहास का ये सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य आज भी हमारे सामने वैसे ही खड़ा है, और शायद इसका असली जवाब उसी ठंडी रात के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया है।